नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपनी जेएचपी कोचिंग में। और आज मैं फिर लेकर के आया हूं आपके लिए रसायन विज्ञान का जो सेट नंबर 5वां है 2024 347 जीडी कोड नंबर। ठीक है, तो ये आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं और पूरा का पूरा फाइनल भी करवा दूंगा। ठीक है, एक ही पार्ट में ये पूरा समाप्त हो जाएगा। तो चलते हैं बस बिना ही देरी की हम अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, एक का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम होता है। नंबर 1 है हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड विलयन, दूसरा है स्वर्ण विलयन, तीसरा मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन और चौथा एल्यूमिनियम फास्फेट विलयन। तो मैं बता दूं इसमें जो राइट आंसर है वो है स्वर्ण विलयन। कौन सा है? स्वर्ण विलयन, आपको याद में रखना है। ठीक है, अब देखिए एक का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अधिक अम्लीय है। नंबर 1 है H2O, दूसरा C6H5OH, तीसरा C2H5OH और चौथा CH3OCH3। तो जो सबसे अधिक अम्लीय है वो है फिनाल, यानी कि मतलब C6H5OH। क्या नाम इसका? फिनाल है। ठीक है, फिनाल का ये सूत्र है। ग नंबर क्वेश्चन कह रहा है ल्यूकास अभिकर्मक है। नंबर 1 सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2, दूसरा PD प्लस BSO4, तीसरा तनु HCl प्लस निर्जल ZnCl2, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे पास ल्यूकास अभिकर्मक होता है वो है सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 का मिश्रण। ठीक है, तो सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2, तो ऑप्शन बिल्कुल एक सही हो जाएगा पहला। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए एक का घा क्वेश्चन कह रहा है एसीटैल्डिहाइड और एसीटोन में विभेद के लिए उपयुक्त अभिकर्मक है। नंबर पहला है हिंसबर्ग अभिकर्मक, दूसरा सिफ अभिकर्मक, तीसरा ल्यूकास अभिकर्मक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो एसीटैल्डिहाइड और एसीटोन में विभेद के लिए जो अभिकर्मक होता है वो होता है सिफ अभिकर्मक, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है अंगा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है। पहला है CH3NH2, दूसरा है CH3CH2NH2, तीसरा है CH3NH3 और चौथा है C6H5NH2। तो जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया केवल कौन देते हैं? 1 डिग्री एमीन। 2 डिग्री वाले बिल्कुल नहीं देते हैं। देखिए ये 2 डिग्री एमीन है, नाइट्रोजन जो है 2 एल्किल से जुड़ा यानी मेथिल से, तो इसलिए ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बिल्कुल नहीं देगा 2 डिग्री एमीन। ठीक है, फिर कह रहा है 4 नंबर विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी क्या होता है? विटामिन ए की कमी से होता क्या है? रतौंधी नामक रोग होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर ये देखिए यहाँ पर दूसरे का क्वेश्चन कह रहा है 20 डिग्री सेल्सियस पर किसी पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर विलयन का परासरण दाब 3.2 वायुमंडल है। विलयन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। पदार्थ का आणविक द्रव्यमान 342 है। तो देखिए दिया क्या है, टी का मान दिया है, ताप है, टी बराबर 20 डिग्री सेल्सियस है। आप इसे केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 293 केल्विन। ठीक है, ये सेल्सियस में है, केल्विन में हमने चेंज कर लिया, 273 जोड़ दिया जाता है। फिर ये हमारे पास विलय का भार दिया है, स्मॉल डब्ल्यू का मान है 45 ग्राम प्रति लीटर, यानी वी का मान कितना? 1 लीटर है। परासरण दाब हमारे पास पी का मान दिया है 3.2 वायुमंडल। फिर देखिए आणविक द्रव्यमान एम का मान भी दिया है यहाँ पर। ठीक है, विलय का जो हमारे पास है ना विलय पदार्थ, विलय का क्या दिया है? आणविक द्रव्यमान यानी एम का मान दिया है। अब देखिए यहाँ पर आर विलयन स्थिरांक आर का मान पूछ रहा है तो आप सूत्र लगा दीजिएगा, PV बराबर W/M/RT। जो भी मान है आप यहाँ पर रख दीजिएगा। पी का मान देखिए ये है, वी का मान 1 है बराबर W का मान यहाँ पर है। ठीक है, फिर एम का मान दिया है, आर का मान ज्ञात करना, टी का मान दिया है यहाँ पर। जब आप हल करेंगे तो आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा? आर बराबर 0.083 आ जाएगा। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखिएगा, ऐसे ही आपको करना है। सूत्र, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सूत्र, क्योंकि सूत्र नहीं आता होगा तो आप सवाल बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों दूसरे का खा क्वेश्चन कह रहा है 298 केल्विन पर 0.20 m के Cl विलयन की चालकता 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये जो हमारे पास 0.20 m है ना, ये C का मान दिया है। ठीक है, सांद्रता है,
ये इतने 0.20 मोलर। अब देखिए ये जो हमारे पास चालकता है ना, ये कैप्पा का मान दिया है यहाँ पर इतना, ठीक है, ये कैप्पा का मान है। कह रहा है मोलर चालकता लैम्डा एम का मान पूछ रहा है, ठीक है, यही ज्ञात निकालना है हमें। तो देखिए सूत्र क्या होता है, लैम्डा एम बराबर होता है कैप्पा गुणे 1000 बटे सी होता है ये सूत्र आप याद में रखिएगा, बाकी आप रख दीजिएगा। कैप्पा का मान दिया है, सी का मान भी दिया है। जब आप हल करेंगे तो आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, लैम्डा बराबर आ जाए, लैम्डा एम बराबर आ जाएगा 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आपका आंसर यहाँ पर इतना निकल के आ जाएगा, 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है, ग नंबर क्वेश्चन कह रहा है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक के मात्रक लिखिए। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्या होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो वेग होता है वो dx/dt बराबर के अभिकारक एक ही सांद्रता के पावर 0। शून्य कोटि का है तो कोटि कितनी होती है, यानी पावर 0 आपको लगा देना है, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। यदि प्रथम कोटि का है तो पावर यहाँ पर 1 लगा दीजिएगा, या आप नहीं भी लगाएंगे 1 तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि 1 छुपा होता है, ठीक है। तो बस ये हमारे पास शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग है। इसके बाद देखिए वो मात्रक भी पूछ रहा था, देखिए तो मात्रक क्या होता है, यानी कि वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है वो होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये आपको ध्यान में रखना है। वो सबसे पहले कह रहा था अभिक्रिया के लिए वेग लिखिए, तो वेग होता है ये वेगीय दर, ठीक है। मात्रक पूछ रहा वेग स्थिरांक के मात्रक, तो मात्रक क्या होता है वेग स्थिरांक का, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये होता है मात्रक, ठीक है। ये जो हमारे पास है ना यही इसी का मात्रक है, ये जो के है, क्योंकि यहीं से हमारे पास निकल के आता है मात्रक, यहीं से, यार ध्यान में रखिएगा। इसके बाद कह रहा है हमारे पास घ नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिकों के आयुपेशी नाम लिखिए। पहला हमारे पास ये था, तो देखिए ये हमारे पास एक सूत्र है, ये पूरा पूरा इसका आयुपेशी नाम लिखना है। तो देखिए गिनती करेंगे आप यहाँ से, जहाँ क्रियात्मक समूह पास में होता मुख्य है, तो 1 2 3 4, चौथे नंबर में हमारे पास मेथिल है, तो 4 मेथिल। पूरे कितने कार्बन की चैन है, 1 2 3 4 5 है, 5 का मतलब होता है पेंट, सिंगल बॉन्ड एन, और लास्ट में क्या लगा दे, CHO के लिए अल लगा देना है, तो हो जाएगा पेंटे नल हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा था हमारे पास CH3CO CH2 और COCH3, तो 1 2 3 4 5 कार्बन कितने 5, तो 5 को बोलेंगे आप पेंटेन। और एक दूसरे नंबर में CO लगा, और चौथे नंबर पे लगा है, तो 2,4 डाई, क्योंकि 2 लोग हैं ना, ये सेम 2 हैं क्रियात्मक समूह, तो आप डाई लगाएंगे और CO क्या लिखेंगे ऑन, ठीक है। तो हो जाएगा पेंटेन 2,4 डाई ऑन, ये हो जाएगा इसका आयुपेशी नाम। अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों तीसरे का क्वेश्चन कह रहा है एक गैसीय अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाता है जबकि पात्र का आयतन 2 गुना किया जाता है, तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए, यही कह रहा ना। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास समीकरण कितने बनेंगे, 2 समीकरण बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर कह रहा ना एक अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाता है, ठीक है। पहले और कुछ रहा होगा, बाद में और कुछ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वेग को आधा जब किया जाएगा तो दो समीकरण बनेंगे। पहला समीकरण हमारे पास रहेगा R1 बराबर के और C1 के पावर n, ये पहला n क्या है हमारे पास, यही है कोटि, ठीक है, यही निकालना है, n का मान हमें निकालना है। अब देखिए हमारे पास R2 बराबर हो जाएगा के C2 के पावर n, ये हमारे पास 2 समीकरण बनेंगे। कितने समीकरण बनेंगे, 2 समीकरण बनेंगे, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ पर 2 समीकरण हमारे पास बन जाएं, क्योंकि हमें वही कह रहा है कि आधा किया जाता है, तो पहले और कुछ रहा होगा बाद में और कुछ हो जाएगा। तो मान लीजिए पहले R1 रहा होगा और सांद्रता C1 रही होगी, ठीक है, और इसके बाद जब कुछ बदलाव किया जाएगा तो R2 हो जाएगा और सांद्रता यहाँ पर C2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 समीकरण हमारे पास बन जाएंगे। अब देखिए हमारे पास क्या है, वही कह रहा है कि जो हमारे पास एक गैसीय अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाता है, तो R2 का मान कितना हो जाएगा, R1/2 हो जाएगा। R2 का मान कितना हो जाएगा, R1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए C1 बराबर कितना हो जाएगा, C1 बराबर हो जाएगा 2C2 हो जाएगा। C1 बराबर क्या हो जाएगा 2C2, क्योंकि कह रहा है ना जबकि पात्र का आयतन 2 गुना किया जाता है, आयतन को 2 गुना करेंगे तो C1 बराबर क्या हो जाएगा 2C2 हो जाएगा, ठीक है। जब हमारे पास इतना हमारे पास निकल के आ जाएगा, क्योंकि आप भाषा पढ़ोगे ना सही से, ये जब सही से पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आ सकता। क्यों कह रहा है एक गैसीय अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाता है, तो अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाएगा
जब, तो R2 का मान कितना हो जाएगा, R2 का मान हो जाएगा R1/2 हो जाएगा, ठीक है। और जबकि कह रहा है जबकि पात्र का आयतन 2 गुना किया जाता है तो C1 बराबर क्या हो जाएगा 2C2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, समीकरण 1 भाग समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पर जब आप ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा R1/R2 बराबर के C1 के पावर n बटे के, और सांद्रता ये इसका मतलब होता है कोष्टक मतलब सांद्रता C2 के पावर n, ठीक है। अब देखिए यहाँ से R2 का मान तो यहाँ निकाल लिया है हमने, तो यहाँ पर आप रख देंगे, ठीक है, R1/2। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास C1 का मान कितना 2C2 है, तो आप 2C2 रख दीजिएगा, ठीक है, 2C2। अब यहाँ पर इसका हम दोनों के पावर n है तो इसीलिए हम पूरे के पावर n लगा देंगे, ठीक है। दोनों के पावर में n है ना, इसके पावर भी n है, इसके पावर भी n है, तो हम जो है ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब कैसे के हमारा कैंसिल हो चुका है, R से R हमारे पास है, जब ये कैंसिल हो जाएगा और C2 से C2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास ये R ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 के पावर n ही तो बचेगा क्योंकि C2 कैंसिल, 2 के पावर n बचेगा, तो यानी कि मतलब हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 2 के पावर 1 मान सकते हैं ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि छुपा है। तो देखिए दोनों आधार समान है तो घात ये हमारे पास है, तो देखिए n का मान कितना हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, n का मान कितना आ जाएगा 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n का मान कितना आ जाएगा 1। अतः अभिक्रिया कोटि क्या होगी, n बराबर 1 है, तो अतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। आपको ऐसा करना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद है, कह रहा है ख नंबर संक्रमण धातुओं की 2 विशेषताएं लिखिए। पहली विशेषता क्या है, संक्रमण धातुएं ऊष्मा और बिजली के अच्छे संवाहक होती हैं, और दूसरा क्या, इनमें धात्विक चमक होती है, तो 2 विशेषताएं हैं। इसके बाद कह रहा है ग नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ए व बी को पहचानिए, ए व बी को पहचानिए, ये हमारे पास दिया है, ठीक है। तो देखिए यदि हमारे पास एसिटामाइड का सूत्र, ये किसका सूत्र, एसिटामाइड का, ये P2O5 फास्फोरस पेंटा क्लोर ऑक्साइड है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जब हीट करेंगे तो पानी निकल जाएगा, हीट करेंगे क्या निकल जाएगा, पानी, तो H2O तो हमारे पास निकल जाएगा, तो CN बचेगा, ठीक है। तो ये पहला हमारे पास मिल जाएगा CH3CN मेथिल साइनाइड। फिर अपचयन कराना है, क्या कराना, अपचयन, तो 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ जाएंगे कार्बन के पास और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास जाएंगे, तो बन जाएगा हमारे पास एथिल एमीन, बी नंबर में ये बन जाएगा। फिर कह रहा है घ नंबर में न्यूक्लिक अम्ल, क्या, इसके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, चौथे का क्वेश्चन कह रहा है किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए 3/4 अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय उसकी अर्धायु काल का 2 गुना होता है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, किसी अभिक्रिया के लिए सिद्ध करना है कि 3/4 अभिक्रिया को पूर्ण करने में, अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में जो लगा समय है वो अर्धायु काल का 2 गुना होता है कि नहीं, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए हमें सिद्ध करना है, 2 सूत्र हमें पता होना चाहिए सिद्ध करने के लिए। पहला सूत्र कौन सा पता होना चाहिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक है, ये हमारे पास होता है K बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई T। हम यहाँ पर T 3/4 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कह रहा है सिद्ध करना 3/4 अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय, ये हमारे पास जो 3/4 इसीलिए हमने लगाया यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्ट। तो 3/4 लेंगे यहाँ पर लगा समय, जो अभिक्रिया का करने में लगा समय उसकी अर्धायु काल का 2 गुना होता है, तो हमें सिद्ध करना है। तो 3/4 लेंगे, log A/x, ये होता है पूरा सूत्र, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पर K बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई T 3/4 log 10 देखिए A तो हमारा वही रहेगा बटे A, x का मान कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 3A/4, क्योंकि कह रहा है ना 3/4 अभिक्रिया को पूर्ण करने में, क्या 3/4 पूर्ण करने में, तो x का मान कितना हो जाएगा 3A/4 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर रख देंगे, तो हल करेंगे जब आप, तो देखिए कैसा आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास इतना बन के आ जाएगा। तो K बराबर आ जाएगा 2.303 बटे T 3/4 log 10 A/4, ठीक है, A/4 इतना आ जाएगा। A से कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा हमारे पास। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, K बराबर 2.303, ये वही रहेगा,
अब ये हमारे पास इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 आगे आ जाएगा, क्योंकि लॉग एम के पावर एन का सूत्र होता है एन लॉग एम होता है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ जब आ जाएगा तो ऐसा लॉग 2 का मान क्या होता है 0.3010 होता है, 0.3010। तो आप ऐसा रख देंगे तो यहाँ से हमारे पास ये पहला समीकरण ये हमारे पास है। तो देखिए अब यहाँ से दूसरा समीकरण क्या होता है, अर्धायुकाल का व्यंजक ये होता है। तो अर्धायुकाल का आप व्यंजक याद रखिएगा, ठीक है। अब दोनों को बराबर कर देंगे। जब हम दोनों को बराबर कर देंगे समीकरण को, जब दोनों समीकरण को हम बराबर कर देंगे तो हमारे पास फाइनली आंसर इतना निकल के आ जाएगा, प्रूफ्ड हो जाएगा इतना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लिखा समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 को हम बराबर कर देंगे तो ये हमारे पास एक समीकरण निकल गया ये, और एक हमारे पास समीकरण ये है। तो दोनों को जब आप बराबर कर देंगे तो हमारे पास जब बराबर कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा, देखिए ये हमारे पास जब इसका गुणा कराएंगे तो लगभग इतना आ जाएगा, 2 तो है ही आपके पास, ये नीचे ही है, ये आपके पास उतना ही है, ये कट जाएगा। तो 2 का गुणा जब इसमें हो जाएगा तो आपका आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है। आप प्रूफ्ड इतना ही करना था। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थी, चौथे का खा कह रहा है गुणात्मक विश्लेषण में उपयुक्त उदाहरण देते हुए जटिल यौगिकों के महत्व को समझाइए। तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद कह रहा है ग नंबर निम्नलिखित से एक आयोडो ब्यूटेन प्रस्तुत करने का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। तो देखिए नंबर 1 है 1 ब्यूटेनॉल, दूसरा है 1 क्लोरोब्यूटेन, तीसरा ब्यूट 1 इन। तो सबसे पहले हम इससे प्राप्त करेंगे। तो देखिए इसका सूत्र होता है 1 ब्यूटेनॉल का होता है CH3CH2CH2CH2OH। सबसे पहले क्रिया इसकी किससे कराएंगे, PCl5 से क्रिया कराएंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। तो हमारे पास बन जाएगा CH3CH2CH2CH2Cl बन जाएगा, ठीक है। तो OH हट जाएगा, क्लोरीन बैठ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्रिया करा देंगे हम, क्योंकि बनाना है 1 आयोडो ब्यूटेन, तो NaI की क्रिया करा देंगे। तो आयोडीन इसे प्रतिस्थापित कर देगी, तो बन जाएगा हमारे पास CH3CH2CH2CH2I बन जाएगा। यही हमें बनाना था। इसके बाद दूसरा नंबर ये हमारे पास सूत्र है, इसकी क्रिया हम किससे करा देंगे, NaI से करा देंगे, तब भी हमारे पास ये आयोडीन इसे हटा देगी, तो ये बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरी नंबर ये हमारे पास इसकी क्रिया सबसे पहले किसके साथ कराना है, HCl के साथ है, पराक्साइड हाइड्रोजन पराक्साइड की उपस्थिति में। तो H जाएगा यहाँ पर, Cl जाएगा यहाँ पर, तो हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। अब पुनः हमें यही की क्रिया करा देना है इसी की, तो हमारे पास ये बन जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, देखिए अच्छा सा हमारे पास घ नंबर के क्वेश्चन कह रहा है। घ नंबर में एक एरोमेटिक यौगिक ए जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पर यौगिक बी बनाता है, जो Br2 तथा KOH के साथ गर्म करने पर अणु सूत्र C6H7N वाला यौगिक C बनाता है। A, B तथा C यौगिकों की संरचना एवं इनके नाम लिखिए। तो देखिए वो कह रहा है कि एरोमेटिक यौगिक है ए। तो एरोमेटिक यौगिक कौन है हमारे पास, बेंजोइक एसिड है। ये क्या है, बेंजोइक एसिड है। जो कह रहा है जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पर, जलीय अमोनिया है, गर्म करेंगे तो देखिए हमारे पास जब ये बेंजोइक अम्ल अमोनिया से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, बेंजामाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, बेंजामाइड बनाएगा। और जब बेंजामाइड को क्या करना है, फिर Br2 तथा KOH के साथ गर्म करेंगे तो ये हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया, ये कौन सी अपक्रिया, हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया। हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया में क्या होता है, हमारे पास प्राथमिक एमीन बनती है, तो ये बन जाएगी हमारे पास एनिलीन। ये CO हट जाएगा, बन जाएगा हमारे पास बेंजीन के ऊपर NH2। तो ये हमारे पास एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए हमारे पास क्या कह रहा है, एक अच्छा सा क्वेश्चन है ये भी। देखिए 5 का क्वेश्चन कह रहा है कि अम्लीकृत KMnO4, ये पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र है, अम्लीकृत यानी KMnO4 विलयन किस प्रकार, नंबर 1 फेरस सल्फेट से, दूसरा नंबर SO2 से, तीसरा नंबर है ऑक्सैलिक अम्ल से, तथा चौथा नंबर सोडियम थायोसल्फेट से अभिक्रिया करता है। तो देखिए जब हमारे पास KMnO4 हो, किससे क्रिया करें, फेरस सल्फेट से और H2SO4 लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस Fe2SO4 का होल थ्राइज प्लस H2O, ये हमारे पास बन जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा नंबर हमें इससे कराना है क्रिया इसी की, ठीक है।
तो जब क्रिया कराएंगे इसकी यानी KMnO4 क्रिया SO2 और जल से कराएंगे तो हमारे पास बन जाएगा K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2SO4। ये तीनों के तीनों हमारे पास कंपाउंड मिल जाएंगे। जब हम तीसरी नंबर देखिएगा ऑक्सैलिक अम्ल से कराएंगे तो ऑक्सैलिक अम्ल का सूत्र होता है C2H2O4। क्या होता है C2H2O4 और H2SO4 लेंगे यानी अम्ल लेंगे हमारे सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हमारे पास जब ये तीनों क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस CO2 प्लस H2। ये चारों के चारों कंपाउंड हमारे पास बनेंगे। जब हम सोडियम थायोसल्फेट से क्रिया कराएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा K2SO4 प्लस Na2SO4 प्लस MnO2 प्लस KOH। ये आपको ध्यान में रखना है। सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र होता है Na2H2O3 होता है। ये पानी भी है, ठीक है, साथ में लेना है, तभी ये हमारे पास इतने इतने कंपाउंड बनेंगे। अब हम इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 5वें खा कह रहा निम्नलिखित के आयुपेशी नाम लिखिए। पहला हमारे पास है CONH3 का होल ऑफ 6 और Cl3। तो सबसे पहले नाम किसका लिखा जाता है, जो लिगेंड होते हैं। कितने लिगेंड हमारे पास है NH3 यानी एमीन, ठीक है। तो कितने अच्छा है, तो हेक्सा एमीन। इसका नाम लिगेंड का नाम लिखने के बाद तुरंत केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाता है। क्या है, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट लिखेंगे। इसके बाद तुरंत इसकी ऑक्सीकट संख्या लिखी जाती है। तो कितनी निकल के आएगी, 3। ऑक्सीकट संख्या आपने निकालना सीख भी लिया होगा। कितनी निकल के आएगी, 3 निकल के आएगी। और रेडायन हमारे पास कितना क्या है, क्लोरीन है ना, तो आप लिखेंगे क्लोराइड, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगी। दूसरा नंबर है यानी कि मतलब टाइटेनियम है, H2O का होल ऑफ 6 है और 3 प्लस लगा है। तो देखिए सबसे पहले इसी का नाम लिखेंगे लिगेंड का, तो हेक्सा एक्वा। जल के लिए क्या लिखा जाता है, एक्वा। ध्यान में रखिएगा अपवाद होते हैं। NH3 होती तो अमोनिया है लेकिन आपको एमीन लिखना है, H2O नहीं लिखना, एक्वा लिखना है, ठीक है। यानी पानी यानी जल नहीं लिखना है, क्या लिखना है, एक्वा लिखना है। इसके बाद क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु टाइटेनियम, तो टाइटेनियम लिखोगे। और ऑक्सीकट संख्या कितनी निकल के आएगी, 3, क्योंकि H2O उदासीन होता है, इसकी 0 होती है तो प्लस 3 ही तो है ये। तो ऑक्सीकट संख्या निकल के आ जाएगी 3। और आयन भी लिख देना क्योंकि 3 आयन है, ठीक है। इसके बाद है तीसरे नंबर K2 और निकिल है, Cn का होल 4 है। सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, यदि धनायन है तो धनायन का नाम लिखोगे पोटेशियम, क्योंकि यहाँ धनायन नहीं था तो हम नहीं लिखे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर धनायन है तो सबसे पहले इसी का नाम लिखेंगे पोटेशियम। फिर इसके बाद तुरंत इसका नाम लिखा जाता है, तो कितने, टेट्रासाइनो। फिर निकिल है ना ये, तो देखिए यहाँ पर यदि धनायन है तो आप क्या करेंगे, जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसके नाम के आगे 8 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, निकिलेट हो जाएगा। और ऑक्सीकट संख्या निकालेंगे 2 आ जाएगी निकल के, क्योंकि पोटेशियम के प्लस के 1 होती है, 2 पोटेशियम है, ठीक है। साइनाइड के माइनस के 1 होती है तो 4 साइनाइड है तो -4 और 2 घट जाएंगे तो कितनी आएगी, 2 ही तो निकल के आएगी। इसी प्रकार यहाँ पर PT और NH3 का होल ट्वाइस है, Cl2 है। अब देखिए यहाँ पर जब लिखेंगे नाम तो सबसे पहले एमीन का लिखेंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकली में सबसे पहले इसका नाम आता है एमीन। और क्लोराइड यानी A या C, तो सबसे पहले A आएगा, ठीक है। अब देखिए तो कितने, 2 है तो डाई एमीन, फिर डाई क्लोरो। फिर यहाँ पर PT का नाम क्या लिखे, प्लेटिनम। और ऑक्सीकट संख्या निकालेंगे, इसका 0 होगा, 2 क्लोरीन है माइनस, ठीक है ना, माइनस के 2 निकल के आएगा यहाँ पर, तो 2 ऑक्सीकट संख्या यहाँ पर निकल के आ जाएगी। इसके बाद कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन की ग नंबर कैसे परिवर्तित कीजिएगा, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। नंबर 1 है 1 ब्रोमोप्रोपेन को 2 ब्रोमोप्रोपेन में। तो देखिए हमारे पास ये एक सूत्र है, ठीक है, 1 ब्रोमोप्रोपेन का। अब यहाँ पर क्या कराना, क्रिया कराना एल्कोहलिक एच के साथ। तो यहाँ पर के ले जाएगी इसे Br को, तो KBr निकल जाएगा। और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो OH के साथ निकलेगा तो H2O बना देगा। बन जाएगा हमारे पास CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2। और फिर इसकी क्रिया दोबारा किसके साथ करा देना, HBr के साथ करा देना है। तो हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा, Br यहाँ पर जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 ब्रोमोप्रोपेन। फिर कह रहा है 2 ब्रोमोप्रोपेन को 1 ब्रोमोप्रोपेन, जस्ट इसी का उल्टा। तो ऐसे ही क्रिया कराना, इसकी क्रिया सबसे पहले इसके साथ करा दीजिएगा, यानी कि मतलब एल्कोहलिक के साथ। तो के निकल लेगा इसे लेकर और OH ले लेगा यहाँ से हाइड्रोजन, तो निकल लेगा, वो पानी बना देगा। तो बचेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही तो बनेगा, ठीक है, यही बनेगा।
दोबारा HBr के साथ क्रिया करा देंगे H2O2 की उपस्थिति में, तो H जाएगा यहाँ पर, H जाएगा यहाँ पर, Br जाएगा यहाँ पर, तो बना देगा हमारे पास 1 ब्रोमो प्रोपेन। तीसरे नंबर कह रहा है क्लोरोबेंजीन को डाईफेनिल में, तो ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, डाईफेनिल है, तो आपको अपक्रिया कौन सी लगाना है, अपक्रिया लगा देना फीटिक अपक्रिया। तो फीटिक अपक्रिया जब लगाएंगे 2 अणु लेंगे किसके लेंगे, क्लोरोबेंजीन के, तो यहाँ पर 2NaCl निकल जाएगा और ये दोनों के दोनों बेंजीन यहाँ पर जुड़ जाएंगे, यही है डाईफेनिल। फिर कह रहा चौथी नंबर है क्लोरोबेंजीन को फिनाल में, तो देखिए हमारे पास क्लोरोबेंजीन को फिनाल में परिवर्तित करना है, तो आप कैसे करेंगे, तो ये हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन का सूत्र फिनाल में बनाना है, तो HOH से क्रिया करा देंगे, HCl निकल लेगा, OH यहाँ पर जुड़ जाएगा, यही है फिनाल। फिर कह रहा है घ नंबर में ग्लूकोज को ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजोन तथा NHN में किस प्रकार परिवर्तित कीजिएगा, केवल रासायनिक समीकरण देना है हमें। अब देखिए यहाँ पर ये ग्लूकोज का सूत्र होता है फेनिल हाइड्रोजोन कह रहा ना, तो ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजोन कह रहा, तो फेनिल हाइड्रोजीन से क्रिया कराएंगे, फेनिल हाइड्रोजीन से क्रिया जब कराएंगे तो हाइड्रोजीन हाइड्रोजोन में बदल जाएगा, 2 हाइड्रोजन जाएंगे, OH के साथ निकल ले यानी O के साथ निकल लेंगे तो पानी बना देंगे, ठीक है। अब बाकी यहाँ पर CH5NH और N यहाँ पर जुड़ जाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजोन, यही है सूत्र, ये इसी का, ठीक है, यही आपको ध्यान में रखना है। NHN बनाना है तो आप इसका अपचयन करा दीजिएगा P+HI की उपस्थिति, ठीक है। अब देखिए तो अपचयन करा देंगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा, यहाँ पर CH3 ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, तो ये हमारे पास NHN बन जाएगा। अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, छठवें का हमारे पास का क्वेश्चन कह रहा है एक जलीय विलयन जिसमें 12.48 ग्राम बेरियम क्लोराइड 1 किलोग्राम जल में घुला है, ठीक है, 373.0832 केल्विन पर उबलता है। बेरियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा की गणना कीजिए। Kb का मान दिया है हमारे पास, BaCl2 का मोलर द्रव्यमान भी दिया है। तो देखिए हमारे पास क्या ये बिले है, बिले का भार दिया है यहाँ पर, स्मॉल w का मान, Kb का मान दिया है हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास कह रहा है 1 किलोग्राम, ये बड़ा वाला W विलायक का भार दिया 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, ठीक है। और मोलर द्रव्यमान दिया है यहाँ पर BaCl2 जो हमारे पास बिले है ना, बिले यानी BaCl2 है, इसका मोलर द्रव्यमान M का मान दिया है हमारे पास। अब देखिए ये हमारे पास ये मान किसका है, विलयन का क्वथनांक है, विलयन का क्वथनांक कितना है 373.082 केल्विन है। कह रहा वियोजन की मात्रा की गणना कीजिए, तो वियोजन की मात्रा अल्फा का मान हमें निकालना है, तो सूत्र कौन सा लगाएंगे आप, डेल्टा TB बराबर आई क्या है, 1/2 गुणांक है, ठीक है। तो डेल्टा TB बराबर आई गुड़े Kb गुड़े स्मॉल w गुड़े 1000 बटे स्मॉल m गुड़े कैपिटल W। तो आप जब सूत्र लगाएंगे देखिए डेल्टा TB का मान तो यहाँ पर दिया नहीं है, तो डेल्टा TB का मान क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं इसे, ये क्या क्वथनांक में उन्नयन, तो क्वथनांक में उन्नयन जब भी निकालना हो ना, तो जो विलयन का क्वथनांक होता है, विलयन के क्वथनांक में आप घटा दीजिएगा विलायक का क्वथनांक है, यानी कि मतलब जल का, तो जल का क्वथनांक कितना होता है, केल्विन में होता है 373, कितना होता है 373 होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जब आप घटा देंगे तो डेल्टा TB का मान हमारे पास निकल के आ जाएगा, ठीक है, इतना निकल के आ जाएगा इतना, और आई का मान हमें निकालना है, ठीक है, आई का मान हम निकालेंगे। बाकी आपके पास जो मान था आप देख सकते हैं, मान दिया है यहाँ पर, Kb का मान दिया है, आप रख दीजिएगा Kb का मान, और W का मान दिया है यहाँ पर, सभी मान आप देख के यहाँ पर रख सकते हैं। जब आप इसे हल करेंगे तो आई का मान कितना निकल के आ जाएगा 2.67 यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन कह रहा है वियोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए, तो वियोजन की मात्रा कह रहा है, तो आप सूत्र याद रखिएगा, वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर होता है I-1/n-1, n क्या है, ये आयनों की संख्या है। देखिए BaCl2 जो हमारे पास बिले है ना, इसमें ये टूटेगा Ba2++2Cl-, तो कितने आयन, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, तो 3 आयन है, n का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर n की जगह में आप 3 रख देंगे, ठीक है। तो आप हल करेंगे तो अल्फा का मान कितना निकल के आ जाएगा 0.835, इतना आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसके बाद एक और अच्छा सा क्वेश्चन है छठवें का अथवा क्वेश्चन कह रहा है NaCl का 1.2% विलयन ग्लूकोज के 7.2% विलयन के समपराशरी हैं। NaCl विलयन के 1/2 गुणांक की गणना
कीजिए तो देखिए NaCl के लिए एक तरफ और ग्लूकोज के लिए एक तरफ हल उकरेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है 1.2% का मतलब होता है 1.2/100, क्योंकि ये हटाएंगे ये तो प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास क्या होता है, ये स्मॉल w का मान होता है, ये क्या है आयतन v का मान होता है। v हमारे पास ये किस में होता है, हमेशा ml में होता है। ठीक है, तो v बराबर 100 ml, आप इसे लीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 0.1 लीटर, 1000 का भाग लगा देंगे। ठीक है, 0.1 लीटर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए m का मान तो हमारे पास दिया है, नहीं दिया है ना, लेकिन हम निकाल लेंगे NaCl का। ठीक है, तो NaCl का आप निकाल सकते हैं। अणु भार कितना निकल के आएगा NaCl का 58.5 है। अब देखिए यहाँ पर परासर दाब का सूत्र लगाएंगे। परासर दाब का जो सूत्र होता है P1 बराबर, क्योंकि P1 P2 हम क्यों मान ले रहे हैं, क्योंकि दो बिले हैं। ठीक है, तो P1 बराबर आ जाएगा I स्मॉल w RT बटे MV आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर W का मान दिया है, आप W का मान रख दीजिएगा, M का मान रख दीजिएगा, बाकी आपको नहीं रखना क्योंकि कट जाएगा आगे चल के जब हम हल करेंगे। तो V का मान दिया है, आप रख सकते हैं। ग्लूकोज के लिए वही है, इसका 7.2% का मतलब क्या होता है 7.2/100 होता है। ये हमारे पास W का मान, ये V का मान, V बराबर 100 ml का मतलब 0.1 लीटर। ठीक है, आप इसे लीटर में बदलेंगे तो M का मान कितना निकल के आ गया 180। ग्लूकोज का अणु भार निकाल लीजिएगा, 180 निकल के आ जाएगा। C6H12O6 सूत्र होता है। ठीक है, C6H12O6 तो P2 बराबर क्या निकल के आ जाएगा हमारे, जैसे यहाँ पर P1 है, यहाँ पर P2, P यानी P क्या है परासरण दाब। ठीक है, तो सूत्र हमारे पास ये वही रहेगा, जैसे यहाँ पर I का मान हमारे पास है 1 होता है, कितना होता है I का मान 1, इसके I का मान निकालना है NaCl के लिए, वांट ऑफ गुणांक I का मान निकालना है, इसीलिए हम यहाँ पर नहीं रखे, आपको निकालना है। ठीक है, जबकि हमारे पास ग्लूकोज के जो I का मान होता है ना वो हमेशा 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, आप याद करके रखिएगा। अब देखिए बाकी हमारे पास W का मान तो दिया है, M का मान दिया है, ये RT का मान आपको नहीं रखना है, V का मान दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे और आगे देखते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थी विलयन सम परासर है तो दोनों को हम बराबर कर देंगे, तो ये आपके पास मान था ना, तो देखिए RT से RT कट जाएगा, जब आप इसे हल करेंगे तो I का मान कितना आ जाएगा 1.95 लगभग 2 है। ठीक है, ये 2 है, 1.95 लगभग 2 है, तो आपका आंसर इतना निकल के आ जाएगा। इसके बाद देखिए खा नंबर कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम लिखिए। नंबर 1 है फिनाल का, 2,4,6 है ट्राईब्रोमोफिनाल में ब्रोमीनन, तो आप हम यहाँ पर जब फिनाल जब इसमें चेंज हुआ है तो क्या लगाया गया है Br2+H2O यानी ब्रोमीन जल, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद कह रहा है दूसरा नंबर हमारे पास बेंजिल एल्कोहल से बेंजोइक अम्ल बनाया गया, बेंजिल एल्कोहल से बेंजोइक अम्ल, तो जब बेंजिल एल्कोहल से बेंजोइक अम्ल बनाया गया तो ऑक्सीकरण कराया गया होगा, तो क्या लगाया गया होगा पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4, ये ध्यान में रखिएगा। तीसरा है प्रोपेन टुआल का प्रोपीन में निर्जलन, तो जब निर्जलीकरण कराया गया होगा तो फास्फोरिक अम्ल का उपयोग किया गया होगा, या तो सांद्र H2SO4, दो में आप एक लिख सकते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। चौथा है ब्यूटेन टूऑन से ब्यूटेन टुआल में परिवर्तन, आप चयन कराया गया होगा, तो आप लिख सकते हैं LiAlH4, इसका नाम क्या है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या आप लिख सकते हैं H2/Ni लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद कह रहा 5वें नंबर प्राथमिक एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण कराया गया होगा तो क्या लिया गया होगा पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 लिया गया होगा। इसके बाद कह रहा है 6वें का हमारे पास खा नंबर है, देखिए 6वें खा का अथवा है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 है राइमर टीमन अभिक्रिया, दूसरा है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है, ये ठीक है। ठीक है, अब देखिए राइमर टीमान अभिक्रिया में क्या करना है, लिखना है जब फिनाल की क्रिया क्लोरोफार्म हुआ NaOH के साथ कराते हैं तो सैलिसैल्डिहाइड बनता है, इसे राइमर टीमान अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए फिनाल लेना है, क्लोरोफार्म लेना है, किसके साथ कराना है NaOH, जब तीनों चीज़ आप लेंगे तो क्या बनेगा सैलिसैल्डिहाइड बनेगा। सैलिसैल्डिहाइड का सूत्र ये होता है NaCl और H2O, जो लिखा है वही यहाँ पर बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया।
अब देखिए यहाँ पर विलियमसन संश्लेषण क्या है, जब एल्किल क्लोराइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो ईथर बनता है, इसे ही विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहते हैं। देखिए एल्किल क्लोराइड का सूत्र होता है RCl, सोडियम एल्कोक्साइड का होता है NaOR, तो यहाँ पर NaCl निकल लेगा, बन जाएगा ROR बन जाएगा, यही है ईथर। आर की जगह हम मेथिल ले लेंगे तो मेथिल क्लोराइड, और यदि यहाँ पर ले लेंगे तो सोडियम मेथॉक्साइड है, ये NaCl निकल जाएगा, बन जाएगा CH3OCH3 डाई मेथिल ईथर बन जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर देखिए प्रिय विद्यार्थी 7वें का क्वेश्चन कह रहा है सेल अभिक्रिया लिखते हुए निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। इतना चीज हमारे पास दिया है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम सेल अभिक्रिया लिखेंगे। तो देखिए Cu जो है Cu2+ में जा रहा है, तो Cu2+ में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे होंगे, ठीक है। और Ag+ जो Ag में जा रहा है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया होगा, इसने त्यागा है तभी Cu2+ बना है, और यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे, ठीक है, तभी यहाँ पर Ag बना है। तो जब नेट अभिक्रिया निकालेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कटने चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, तो 2 का गुणा यहाँ पर करा देंगे, ठीक है, तो 2 Ag हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे, यहाँ पर भी 2 Ag, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, तो यहाँ पर कॉपर 1 रहेगा, 2 Ag+ हो जाएंगे, और Cu2+ यहाँ पर रहेगा, 2 Ag यहाँ पर हो जाएंगे। n का मान कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कटे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सूत्र क्या लगाना है, क्योंकि कह रहा है हमारे पास विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, तो आपको सूत्र लगाना है E0 सेल बराबर होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो E0 सेल बराबर E0 कैथोड का मान दिया है यहाँ पर कितना है जी, हमारे पास 0.80 है। एनोड का मान यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जिसका मान जो बड़ा होता है मान वो होता है कैथोड का, जो छोटा होता है वो होता है एनोड का। घटा देंगे आपका इतना मान निकल के आ जाएगा 0.46 वोल्ट, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सूत्र आपको बहुत ध्यान में रखना है। इसके बाद हम देखते हैं, ये अगला एक क्वेश्चन है, कह रहा है 7वें का अथवा क्वेश्चन कह रहा है कि डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। तो देखिए ये अभिक्रिया है हमारे पास, हमें क्या निकालना है, मानक गिब्स ऊर्जा। तो यहाँ पर जो ये मान दिया है ना मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये जो मान है E0 सेल का मान है, हमें ज्ञात करना मानक गिब्स ऊर्जा की गणना करना है। तो हमारे पास यानी ΔG0 का मान पूछ रहा है, तो सूत्र क्या होता है, मानक गिब्स ऊर्जा का सूत्र होता है ΔG0 बराबर होता है -NFE0 सेल होता है। तो ΔG0 बराबर माइनस n का मान कितना है 2 रहेगा, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, ठीक है, तभी Zn2+ बनाया है। Cu2+ है, Cu में पहुंचा 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए होंगे, तो इसलिए n का मान 2 रहेगा। फैराडे नियतांक F का मान होता है 96,500, ये आप ध्यान में रखिएगा। E0 सेल का मान यहाँ पर इतना है, आप हल करेंगे तो इतना निकल के आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों 7वें का क्वेश्चन कह रहा क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। नंबर 1, कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फार्मेट के मिश्रण को शुष्कासवन किया जाता है। तो दोनों का आप सूत्र रखिएगा, कैल्शियम एसीटेट का ये होता है, कैल्शियम फार्मेट का सूत्र ये होता है, ठीक है, CH3COO का ट्वाइस Ca और प्लस HCOO का ट्वाइस Ca। शुष्क आसवन कराना है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एसीटल्डिहाइड बन जाएगा, CaCO3 निकल जाएगा। दूसरा कह रहा है एसीटोन को शांत H2SO4 के साथ आश्रित किया जाता है। तो एसीटोन है शांत H2SO4 की उपस्थिति में हमें क्या करना, आश्रित है, तो क्या बन जाएगा, मेसिटिलीन बन जाएगा, ये ध्यान में रखना है आपको। इसके बाद है तीसरा नंबर हमारे पास क्लोरोफार्म के साथ एसीटोन को क्षार की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो ये हमारे पास एसीटोन है, ये हमारे पास क्लोरोफार्म है, क्षार की उपस्थिति है, H जाएगा यहाँ पर, CCl3 यहाँ पर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, क्लोरीटोन बन जाएगा। चौथी नंबर है फार्मेल्डिहाइड को NaOH के सांद्र विलयन के साथ गर्म किया जाता है। तो ये हमारे पास फार्मेल्डिहाइड है, ये NaOH है, तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कैनिजारो अपक्रिया है। तो कैनिजारो अपक्रिया में इसी का अपचयन होगा, इसी का ऑक्सीकरण होगा, अपचयन होगा तो बन जाएगा CH3OH और इसके बाद बन जाएगा HCOONA बन जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद 5वीं नंबर है फार्मिक अम्ल को फेलिंग विलयन के साथ गर्म करते हैं। ये हमारे पास फार्मिक अम्ल है, फेलिंग विलयन, ये हमारे पास CuO है, तो इसका ऑक्सीकरण होगा तो CO2H2O और Cu2O+ ऑक्साइड बन जाएगा। इसके बाद कह रहा है हमारे पास एक, ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिए
सातवें का खाका अथवा करा निम्नलिखित को समझाइए। नंबर 1 बेंजोइन संघनन। तो बेंजोइन संघनन क्या होता है? जब बेंजाइल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं KCl अल्कोहली KCN की उपस्थिति में, तो क्या बनता है? बेंजाइन बनता है। एक हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पर, OH बन जाएगा और CO यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है, बेंजोइन है। दूसरा नंबर परकिन अपक्रिया। परकिन अपक्रिया में क्या होता है? जब बेंजाइल्डिहाइड की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, हमारे पास क्या बनता है? सिनेमिक अम्ल बनता है और CH3COOH निकलता है। इसी को क्या कहते हैं? परकिन्स अपक्रिया। तीसरी हमारे पास क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया। क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया में क्या होता है? जब दो अलग अलग एल्डिहाइड लेते हैं, एक है फॉर्मेल्डिहाइड, एक है बेंजाल्डिहाइड, और NaOH के साथ क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा बेंजील अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। यही क्या है? क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया है, ठीक है, इसको कहते हैं क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया। तो ये रही तीनों की तीनों अपक्रिया प्रिय विद्यार्थियों। इसके बाद मैं लेकर के आऊँगा जो सेट नंबर 6वां है बहुत ही जल्द। तो यदि ये हमारा पूरा वीडियो आपको समझ में आया हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। अब चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।